नमस्कार। सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो होली के रंग चारों तरफ बिखरने लगे हैं और होली अपने साथ बहुत सारा उत्साह और रंग लेकर आती है, लेकिन इस बार रंग थोड़े से फीके हैं। पहले तो कोरोना की वजह से फीके पड़ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध ने हमारे घर का जायका भी बिगाड़ दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार महंगी हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि युद्ध अगर लगातार खिंचता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लगातार ये कीमतें बढ़ते बढ़ते हमारे को हाथों से दूर तक जा सकती हैं। होली तो आई है, लेकिन अपने साथ वो महंगाई लाई है। आप अगर कच्चे तेल की कीमतों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो इस समय युद्ध के पहले के जो हालात थे उस वक्त में भी ईडिबल ऑयल यानी कि कच्चे खाने का तेल जो था, खाने का जो तेल था, वो वैसे भी महंगा हो रहा था। उसकी बहुत सारी वजह थी, लेकिन इस पर बात करने से पहले आज का जो बड़ा सवाल है वो ये है कि किस तरीके से युद्ध चला और यूं ही चलता रहा तो किस तरीके से महंगाई होली का जायका बिगाड़ सकती है। युद्ध चला तो महंगा हो जाएगा खाने का तेल, ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक महीने में 25 से 30% महंगा हुआ है खाद्य तेल। युद्ध की मार कर रही है इस समय खाना खराब, और डबल डोज है ये महंगाई का। पहले से ही महंगाई चल रही थी और उसके ऊपर युद्ध ने अब और हालत खराब कर दी है। तो क्या हमें अब और महंगाई के लिए तैयार होना होगा और उसमें सरकारों का रोल शायद कुछ कम रहे कुछ जगहों पर। तो जो खाने के तेल की बात हम कर रहे थे उस पर दोबारा आते हैं कि किस तरीके से एक महीने में 25 से 30% महंगा हुआ है खाद्य तेल, एक ऐसे वक्त में जब भारत में त्योहार, जो सबसे बड़े त्योहार हैं उनमें से होली एक त्योहार है, और उस वक्त में खाने के तेल की डिमांड या मांग ज़्यादा होती है। सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल की सप्लाई पर बेहद असर है इस वक्त में। यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। सनफ्लावर ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक यूक्रेन है और भारत में अगर आप यूक्रेन का हिस्सा लगाएं तो काफ़ी बड़ा है। ज़रूरत का 50% से ज़्यादा भारत आयात करता है खाने का तेल। सनफ्लावर ऑयल के कुल आयात का 90% यूक्रेन से आता है भारत में, जिसकी डिमांड पिछले कुछ वक्त से कई सारे किस्म के विज्ञापनों की वजह से भी ज़्यादा रही है। माफ करिए। पाम और सोयाबीन ऑयल की भी मांग बढ़ी है। भारत में करीब 22 मिलियन टन खाद्य तेल की खपत होती है। और मामला सिर्फ और सिर्फ हमारे खाने का या हमारी होली के जायके का खराब होने का नहीं है, बल्कि दुनिया भर में एक बड़ा संकट इस समय जन्म ले रहा है और उस संकट का असर हमारे ऊपर भी रहने वाला है। वो किस तरीके से कि अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध चला तो खाद्य आपूर्ति की पूरी दुनिया भर में जो है किल्लत हो सकती है। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की चेतावनी आई है कि करोड़ों लोगों पर भुखमरी का असर हो सकता है। 50 से अधिक देश गेहूं के लिए रूस और यूक्रेन पर निर्भर हैं। 50 देशों को रूस और यूक्रेन से जरूरत के 30% गेहूं की आपूर्ति होती है। दुनिया में गेहूं की कुल पैदावार का 12% यूक्रेन से आता है। युद्ध के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर गेहूं की कीमतें चली गई हैं। जो खुदरा बाजार है उसमें भी लगातार कीमतें भारत में भी बढ़ रही हैं और जमाखोरी भी बढ़ रही है। और खाद्य में भी, खाद का जो माल है, खाने का तेल की तो बात हो गई है, गेहूं की बात हो गई है, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट है भारत में भी, जैसे कि यूरिया या खाद, जिसका सबसे बड़ा उत्पादक यूक्रेन है और रूस से भी कुछ आता है, तो वहाँ पर भी अब असर है युद्ध का, इसलिए वहाँ से सामान नहीं आ सकता है। इसलिए यूरिया की कीमतें भी एक साल में तिगुनी हुई हैं। कोरोना से पहले ही अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी, और अगर इनपुट कॉस्ट यानी कि जो खेती पर जो लागत लगने वाली है वो भी अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो भारत में भी ये असर होगा। बहुत सारे जो निर्यातक हैं वो अपना माल बाहर भी भेजेंगे। भारत में भी डिमांड बहुत ज़्यादा हो सकती है और इनपुट कॉस्ट की वजह से महंगाई बढ़ेगी। 2020 से ही खाद्य पदार्थों की कीमतों पर बढ़ोतरी का असर है। गरीब देशों की अर्थव्यवस्था पर सबसे बुरा असर पड़ा है। संकट में उत्पादक देश खाद्य निर्यात पर अब बैन लगा सकते हैं, जिसमें भारत भी हो सकते हैं, और फिर किसानों को अपना माल भारत में ही बेचना होगा और बड़ी जो कंपनियां हैं वो यहाँ से लेके नहीं जा सकती। बैन लगा तो बहुत सारी देशों की अलग किस्म की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सकती है। और ये जो महंगाई दर है वो आपको बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से ये असर पड़ने भी लगा है। तो इस मसले पर क्या, वैसे तो होली का वक्त है, अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन इस रंग तो वैसे तो अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, रंग की बात होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त में रंग में भंग वाली बात इस समय हम कर रहे हैं, और वो है कि किस तरीके से ये
असर होने वाला है। तो इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपने इनको सुना है बहुत। डॉक्टर अमन चुग हैं, अर्थव्यवस्था को समझते हैं, ऑथर भी हैं, लेखक भी हैं। और अकरम हक हमारे साथ जुड़ सकते हैं थोड़ी देर में, वो एडिटर हैं पॉलिसी टाइम के। सबसे पहले अरुण जी आपके पास आ रहा हूँ कि एक चेतावनी पिछले 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले आई थी, वो ये है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में ये संकट हो सकता है जो कि खाने की चीजों का है। जी हाँ, एक्चुअली संकट तो कई चौतरफा है, एक तरह से कहना चाहिए। जैसे आपने अपने उसमें विश्लेषण में बताया था कि खाने पीने की वस्तुओं के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जो इनपुट कॉस्ट है वो भी बढ़ेंगे क्योंकि फर्टिलाइजर के दाम बढ़ेंगे, और फिर जैसे कि क्रूड ऑयल है उसके दाम बढ़ चुके हैं। और क्रूड ऑयल तो इनपुट है, सारी चीजों में जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें इनपुट है, ट्रांसपोर्ट है उसमें इनपुट है, वो भी बढ़ेगा। फिर आपने देखा कि जब रुपया कमजोर हुआ तो रुपया कमजोर होने से जो इंपोर्टेड चीजें हैं उनके दाम बढ़ेंगे। फिर जो आपने देखा कि जो और मेटल्स हैं जैसे कि चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको चाहिए होता है पैलेडियम और नियॉन वगैरह, वो वहां से आता है, उसके दाम बढ़ जाएंगे। वैसे ही जब उनकी शॉर्टेज चिप्स की चल रही थी जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो दाम बढ़ गए थे वहां पे दाम बढ़ जाएंगे। और फिर जो सप्लाई बॉटलनेक है जिसकी वजह से दाम तेज हो रहे थे, अमेरिका में 40 साल के रिकॉर्ड पे जो दाम उछल रहे थे, तो वो और ज्यादा सप्लाई बॉटलनेक जो परेशान करेंगे तो उससे और भी ज्यादा दाम। तो यानी कि खाद्यान्न पदार्थ के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और वस्तुओं के भी दाम बढ़ जाएंगे। और अभी हमने देखा कि पिछले 11 महीने से होलसेल प्राइस इंडेक्स 10% से ज्यादा चल रहा था। इस समय करीब करीब 14% की रफ्तार से फरवरी में चला, और अब क्योंकि मार्च में जो युद्ध की वजह से और सैंक्शंस की वजह से ज्यादा दाम में तेजी आई है तो इसका असर और ज्यादा अभी पड़ने वाला है। तो जो मार्च का महीना है उसमें ज्यादा और परेशानी बढ़ जाएगी। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो 6% के आसपास बढ़ रहा है वो भी और तेज जाएगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगे तो जो रिटेल प्राइसेस हैं उनमें भी बढ़त आएगी। तो यानी कि चारों तरफ से तरह तरह से मार पड़ने वाली है अर्थव्यवस्था में इस समय। और फिर इसमें सरकार का क्या रोल रहेगा, आरबीआई का क्या रोल रहेगा, वो हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा सरकार के रोल पर भी समझने के लिए कि क्या हो सकता है। डॉक्टर चुग, आपसे ये समझना चाहता हूँ कि सरकार जाहिर सी बातें तैयारियां कर रही होगी, उसने अभी तक बहुत बड़ी पैमाने पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें उस तरीके से नहीं बढ़ाई हैं। त्योहार भी है शायद, लेकिन एक बड़ा संकट गरीबों के सामने आने वाला है। अब तक हमारे सामने ये संकट कुछ कम था क्योंकि पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन ठीक थी, कोविड के बावजूद, कोविड में भी असर था। तो अब गरीबों के लिए ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं का दबाव सरकार के ऊपर भी होगा, और वैसे भी मिडिल क्लास के ऊपर तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर खाने के तेल की कीमतें आसमान छू चुकी हैं। पिछले 15-20 दिन की अगर मैं बात करूं तो एक जो टिन 15 लीटर का आता है खाने के तेल का, उसकी कीमत में 700 रुपए 800 रुपए का इजाफा हुआ है रिटेल में। नमस्कार है, बिल्कुल आपने सही बोला, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और जैसे कि गोल्ड ऑलरेडी इतना बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन दे रहा है गोल्ड कि इस पूरे साल में 2022 में सप्लाई चेन डिसरप्शन कंटिन्यू रहेगी, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर की तरफ ही रहेंगे, ऑयल भी ऊपर की तरफ रहेगा। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कमोडिटी प्राइसेस और ऑयल नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स और फर्दर ऊपर बढ़ सकते हैं। इसका जो इलाज है वो शॉर्ट टर्म में मेरे को नहीं लगता है। अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अगर फ्यूल के प्राइसेस अगर नहीं बढ़ाती तो हमारे ही बजट के ऊपर इंपैक्ट आता है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जहां पे हमारा ऑयल जो 80% जो ऑयल की रिक्वायरमेंट जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रक्चरली या तो रिप्लेस करना पड़ेगा विद ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, जिसके लिए हमें बहुत तेजी से बढ़ना पड़ेगा। साथ में ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे आज हम रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस की बात कर रहे हैं, ऐसे कई कंट्रीज हैं, घाना जैसी कंट्रीज हैं, हालांकि उनका सल्फर कंटेंट हाई रहता है, मगर हम अपनी ही रिफाइनरीज को और केपेबल बना सकते हैं ताकि वो सल्फर कंटेंट को हम रिफाइंड वे में हम सऊदी के इक्विवेलेंट वाली की क्वालिटी मेंटेन कर पाए। और अगर हम ऐसा करते तो हम एक तरह से ऑयल के चैनल्स को ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग कर सकते हैं। प्लस बिलिंग इन रुपी अगर करेंगे तो रुपी चाहे डेप्रिशिएट भी करे तो हमें जो इंपोर्ट कॉस्ट है वहां पे हम स्ट्रक्चरली अपने आप को बचा सकते हैं। चौथा, अपनी अगर हम रिफाइनरीज लगाते तो आप सोचिए अभिषेक जी,
कई और देश भी ऐसे हैं जो सऊदी से इंपोर्ट करते हैं, यूएस से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि सल्फर कंटेंट लो होता है, तो वो भी शायद घाना या जो ऐसे जो ऑयल है वहां से लेना चाहिए, मगर उनका रिफाइनरीज नहीं है। तो अगर इंडिया इसको एज अ कैपेबिलिटी बना ले तो कल को हम खरीद के रिफाइन करके उनको बेच सकते हैं, तो फर्दर हम वहां से भी मुनाफा। उसमें बहुत सारी तकनीकी समस्याएं भी हैं अमन जी, उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी है कि ग्रेड का सवाल होगा और उन ग्रेड के हिसाब से ही रिफाइनरीज शुरू होती हैं या तैयार की जाती हैं जब वो बन रही होती हैं। अकरम साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में एक जो संकट इस समय बताया जा रहा है वो ये कि ये पूरी दुनिया का संकट हो सकता है कि खाने की कीमतों की जो किल्लत है, क्योंकि गेहूं जो है वो पूरी दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला खाद्यान्न है और उसकी किल्लत की ओर हम बढ़ रहे हैं अगर रूस और यूक्रेन इसी तरीके से आपस में उलझते रहे। और दूसरा ये भी कि इस साल अगर निकल भी जाएं तो अगले साल भी ये जो सप्लाई चेन की समस्या है ये बनी रहने वाली है क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सवाल उठाया और मैं सबसे पहले थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेके उसके बाद आपके सवाल के डायरेक्ट आंसर में आऊंगा। नंबर 1, इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट तो है ही है। 6.07% अभी इन्फ्लेशन में अभी हमें दिख रहा है और ये बहुत सारे रेटिंग एजेंसी कह रहे हैं 6.3 तक जा सकते हैं और बढ़ सकते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स अरुण सर ने बताया कि ऑलरेडी 11% 13% तक जा रहा है। ये देखिए, यूक्रेन वॉर कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है, ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट का एक नमूना है, एक शुरुआत है। तो नेचुरली रशिया एक तरह है, दूसरी तरीके से आप इधर देख रहे हैं कि चाइना में भी लॉकडाउन शुरू हुआ है। ये दोनों का कंबाइंड जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल सप्लाई चेन में मैसिवली आने वाला है, क्योंकि चाइना ग्लोबल सप्लायर है, एक्सपोर्टर है, और रशिया क्रूड ऑयल में सबसे बड़े एक्सपोर्टर है। तो ये दोनों मार्केट अगर डिसरप्ट होती है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर में एक शिफ्ट आने का पहला फाउंडेशन है ये। दूसरा, अभी पेट्रोल प्राइस पिछले हफ्ते $130 के आसपास पहुंचा था। अगर हम इसको नहीं रोक पाए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं, इसको अगर इंडिया ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स पे ना जाए तो बहुत बड़ा दिक्कतें आगे हमारे सामने आएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया, वो है फूड प्राइस। ये फूड क्राइसिस और फूड कमोडिटी प्राइस ही हमारे इन्फ्लेशन बढ़ने का मेन कारण है। तो यानी कहीं ना कहीं इंडिया को कमोडिटी प्राइस कंट्रोल करना पड़ेगा और बहुत एग्रेसिव तरीके से उसमें जाना पड़ेगा। रुपीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रुपीज अगर वीक हुआ तो इनमें अच्छा खासा असर पड़ सकता है। अमन चौक सर ने बोला हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेज की जरूरत है और इसके लिए हमारे पास वेनेजुएला है, ईरान है। खुद अमेरिका ईरान और वेनेजुएला के साथ जो सैंक्शंस हैं वो करने की बात कर रहे हैं, उनके साथ रिश्ते नॉर्मल करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे सैंक्शंस के प्रतिबंधों का मामला है, बिल्कुल प्रतिबंधों का मामला है। अरुण जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो कोविड का वक्त था उस वक्त में जो किसान की जो अर्थव्यवस्था थी उसने आपकी अर्थव्यवस्था को चालू करके रखा था, क्योंकि वहां पे कुछ ग्रोथ नजर आ रही थी। अगर मुझे ठीक ठाक से याद है तो 3% की ग्रोथ थी और बाकी सब तमाम चीजें जब नीचे जा रही थी तब। अब ये जो युद्ध हुआ है इसकी वजह से किसानों के ऊपर कितना असर पड़ेगा और जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है, कृषि क्षेत्र की जो विकास दर है, वो आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे निर्यातों पर भी पाबंदी होगी तो उसका असर किस किस किस्म से हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा असर तो ये होगा कि विश्व में जब खाद्यान्न पदार्थ के दाम बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। जैसे कि गेहूं के एक्सपोर्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो प्राइस है वो एमएसपी से ज्यादा चल रहा है और वो बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो फिर जो इन्फ्लेशन उससे तेज होगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने सही बताया था कि फर्टिलाइजर का इंपोर्ट बहुत होता है, फर्टिलाइजर की वैसे ही कमी चल रही थी, फर्टिलाइजर की कमी और बढ़ जाएगी, वहां पे दाम बढ़ जाएंगे, उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो उसका असर भी हमारे किसानों पे पड़ेगा कि इस समय वो क्या करेंगे। फिर जैसे कि आपने बताया कि और जैसे इनपुट्स हैं, है ना, वहां पे परेशानी आने की संभावना है। तो अगर वहां पे इनपुट्स में परेशानी आएगी तो जो सारा सामान खरीदा जाता है किसानों के द्वारा उसमें दाम बढ़ जाएंगे। तो एक तरफ उनके दाम बढ़ेंगे लेकिन जो वो खरीदते हैं उसका दाम और बढ़ जाएगा, तो किसानों की आमदनी पे भी असर पड़ेगा। तो इसलिए जो किसानी भी है, हालांकि उसमें 3% की बढ़त इस बार भी होगी, क्योंकि जब क्रॉप अच्छा था, सोइंग अच्छी थी, रेनफॉल अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद ये दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि स्पेकुलेशन हो रहा है इस समय।
अभी अगर आप देखें तो पेट्रोलियम गुड्स के दामों में बहुत स्पेकुलेशन चल रहा है, क्योंकि रशिया की सप्लाई तो अभी कट ऑफ हुई नहीं है, तो ये यूरोप भी खरीद रहा है उससे, सिर्फ अमेरिका ने कहा कि हम नहीं खरीदेंगे। तो अभी की सप्लाई तो उतनी है, डिमांड भी उतनी है, तो दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि स्पेकुलेशन हो रहा है। और हर जो पेट्रोलियम बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें एक ट्रेडिंग भी होता है, वो ट्रेडर जो होते हैं वो स्पेकुलेशन करके दाम बढ़ा देते हैं। तो ये जो स्पेकुलेशन है ये इस समय तेज हो रहा है। और जैसे कि ये बाकी जो पैनलिस्ट ने कहा कि सप्लाई बॉटलनेक जो चलेंगे, सप्लाई बॉटलनेक के चलते हुए इंडस्ट्री को एक मौका मिल जाता है कि वो कहता है कि सब कुछ जो शॉर्ट सप्लाई में तो दाम बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपने इंडिया में देखा कि जो पैंडेमिक के दौरान हालांकि इनपुट कॉस्ट गिर गए, लेकिन जब प्राइस बढ़ गए तो जो आरबीआई का जो डेटा है वो दिखाता है कि 1500 कंपनियों ने अपना जो प्रॉफिट बढ़ा दिया 22-24%। तो यानी कि कुल मिला के स्पेकुलेशन बहुत तेज होगा, उसके लिए सरकार को एक्ट करना पड़ेगा कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कम रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। महंगी हो चाहे सस्ती हो, होली तो हम लोग मनाएंगे। होली आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो अरुण जी, चुग साहब आपको भी होली मुबारक हो, अकरम आपको भी होली मुबारक हो। वक्त एक ब्रेक का है।